साढ़े 15 साल का ओमेगा लड़का अपने फादर को देख रहा था। वो उसके फादर किसी के सामने झुक के माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। वो जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी। उसके फादर गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत सारी चली गई है, मेरा बेटा कहाँ पे है। तो बोलते हैं मुझे क्या पता, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसके फादर हो उन दोनों के, और मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकता हूँ। तो ना वो इंसान बोल रहा था ऐसा। तो ना वहाँ पे उस इंसान की तरफ वो 15 साल का ओमेगा देखता है और अपने फादर को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए घुटनों में आते हुए देख के उस 15 साल के ओमेगा के दिल में नफ़रत भर रही थी उन लोगों के खिलाफ़ जिन लोगों ने उसके फादर को एकदम ख़त्म कर दिया। कुछ भी नहीं रहा उसके फादर के पास। उसके फादर को हर कोई आके बातें सुना के जा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ देख रहा था उसके फादर की लाचारी। यहाँ से वहाँ भाग रहा था उसे देख के, और वो डर रहे थे कि उनका छोटा बेटा भी उन्हें छोड़ के चला ना जाए। वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक ओमेगा बेटी थी और एक अल्फ़ा बेटा था जो उन्हें छोड़ के कहीं चले गए। वो लोग बोल रहे थे कि उनको छोड़ के किसी और को चुना उसने। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा लड़का किसी के सामने देख रहा था अपने फादर को गिड़गिड़ाते हुए, झुकते हुए, माफ़ी मांगते हुए, लेकिन फिर भी उसे कोई भी तरस नहीं आ रहा था उसके फादर के ऊपर। वो ओमेगा लड़का सिर्फ देख रहा था अपने फादर को ऐसे लाचार हालत में, और पावरफुल लोग उन्हें ऐसे बुली कर रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अभी सडनली एक अल्फ़ा आता है जिसका शायद 22-23 साल उम्र था। वो आता है और बोलता है टीचर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो बहुत खुश है। आप जिनके साथ उनकी शादी करवाना चाहते हैं वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे अपने प्यार के साथ शादी करना और इसीलिए भाग गए। आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। तो उसके विंग के उस ओमेगा के फादर बोलते हैं नहीं प्लीज़, मुझे कुछ नहीं बोला गया। अगर वो लोग मुझे बोलते तो वो ओमेगा 15 साल का ओमेगा आता है, अपने फादर का हाथ पकड़ता है और अपनी आंखों से आंसू निकाल के बोलता है फादर चलिए यहाँ से, ये आप लोगों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे। तो ना वहाँ पे वो उसके फादर, उस ओमेगा के फादर बोलते नहीं विंग, तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर को कोई ख़तरा हो सकता है। तो ना वो विंग चिल्ला के बोलता है कैसे ख़तरा हो सकता है, जिन लोगों ने जानबूझ के आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, जो अपने प्यार के साथ मौज मना रहे हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं फादर। तो ना वो ओमेगा के उसका फादर, विंग का फादर विंग को थप्पड़ मारता है और बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी भाई और बहन ऐसे नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है वो कैसे है कैसे नहीं है हम नहीं जानते फादर, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, ये फैक्ट है। तो वहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं 40 का एक मिडिल एज इंसान जो वहाँ पे पावरफुल गद्दी पे बैठा हुआ था जिसका नाम लैन चिंगन जुन था, वो बोलता है तुम्हारा छोटा बेटा ज़्यादा समझदार है तुमसे, तुम टीचर हो फिर भी समझ नहीं पाए। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया अपने छोटे बेटे की तरफ विंग की तरफ देख के बोलते हैं विंग तुम्हारे भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते। तो ना विंग अपने फादर के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है चलो फादर, कोई नहीं है हमारा, मैं तो आपका एक लौता बेटा हूँ, एक ओमेगा सन और कोई नहीं। तो ना वहाँ पे वो जो मतलब 22-23 साल का अल्फा था बोलता है तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो, तुम लैन वांगजी के ओमेगा हो। तो वहाँ पे विंग घूमता है और बोलता है कभी नहीं, जिस लोगों ने मेरे फादर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी मैं उनका बनूँगा। बहुत ही ज़्यादा सपने देखते हो, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा।
ऐसा बोल के वो अपने फादर को पकड़ता है और उसके फादर उसके तरफ टीयरी आंखों से देखते हैं और बोलते क्यों। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं तुमने मुझे इंसल्ट किया था ना, ये इस इंसल्ट का बदला है। तो वहाँ पे मतलब जियांग फैमिया अपने आप को यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके बच्चे ने उनके खिलाफ जाके दूसरों की मदद की, उनको नीचा दिखाने के लिए। वो नई सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है। तो वहाँ पे विंग ना अपने फादर का हाथ पकड़ता है और उस लैंड मैंशन से बाहर आ जाता है। लैंड मैंशन से बाहर आने के बाद वो अपने फादर को लेके अपने घर जाता है। अपने फादर को घर लेके जाने के बाद वहाँ पे उसकी मदर रो रही थी, चिल्ला रही थी। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और एक थप्पड़ मारते हैं मैडम यू को और बोलते हैं तुम्हारा बेटा और बेटी हमारे मुंह पे खाली पोत के चले गए। हाँ, एक बार हमें बोल देते तो क्या हम नहीं मानते। हम तो उन दोनों की बात ही सुनते थे। हमने कभी भी उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। जितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती की मैंने विंग के ऊपर की, विंग के ऊपर प्रेशर डाला अपने सपनों का। तुम्हारे उन दोनों बच्चों के ऊपर मैंने कभी भी अपने सपनों का बोझ नहीं डाला। तुमने भी नहीं डाला अपने सपनों का बोझ। हमने हमारे छोटे बेटे के ऊपर हमारे सपनों का बोझ डाला और उसने उठाया भी। लेकिन ये क्या हुआ तुम्हारे बच्चों ने। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती नहीं ऐसे नहीं है। दोनों वहाँ पे चिंगन मतलब सारी बातें मैं जियांग फैमिया मतलब मैडम यू को बताते हैं। मैडम यू वहाँ पे घुटनों में बैठ जाती है और विंग अपने कमरे में चला जाता है। दरवाजे को धड़ाम से बंद करता है और बोलता है शिजे गगा, आप लोगों को मम्मा पापा ने कभी भी नहीं रोका। आपने जैसा चाहा आपने वैसा किया है और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपने फादर की इज़्ज़त की कोई भी वैल्यू नहीं दी। क्यों 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 फादर? फादर क्या आपके फादर नहीं थे? क्या फादर को आपकी जैसे एक मतलब इतना भी पुश नहीं करना चाहिए था आप दोनों को। सब बोल के विंग ना अपने बेड में जाके सो जाता है और वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मेरे 2 बच्चे मर चुके हैं, मेरे 2 कोई बच्चे नहीं हैं। मेरा एक बेटा है ओमेगा सन, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ बहुत आराम से, और कुछ भी नहीं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ देख के मैडम यू टीयरी आंखों से देखते। तो 2 दिन में किसी ने भी जियांग फैमिली में कोई भी बात नहीं की। विंग भी कोई भी बाहर नहीं आता और जियांग फैमिया ने अपने ट्रांसफ़र की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी। पूरी करने के बाद वो घर आए थे। वो देखते हैं कि उनकी पत्नी यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे वो विंग के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हारी मम्मा कहाँ पे है? तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता डैड, मैं नहीं जानता कि मॉम कहाँ पे है। तो बोलते हैं तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? तो बोलते हैं नो डैड, आई हैव नो क्लू ऑन दैट। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे अचानक से किसी का कॉल आता है और बोलता है कि विंग विंग तुम्हारी मदर लैंड मैंशन में चीख रही चिल्ला रही है और अपने बच्चों को मतलब तुम्हारे भाई और बहन को डांट रही है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ विंग देखते हैं और बोलते हैं मॉम लैंड मैंशन पे है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया अपनी पत्नी के लिए, विंग अपने मदर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे भागते हुए जब जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मदर नीचे पड़ी हुई है और उसके मदर के मतलब सर से खून आ रहा है। विंग बहुत पैनिक कर गया था, अपनी मदर के पास भाग के जाता है और बोलते मदर। और वो जब देखता है तो ना वो बोलता है क्या हुआ है यहाँ पे? तो ना वहाँ पे एक इंसान सामने आता है और बोलता है तुम्हारी मदर की हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा को मारने की, इतनी गंदी हाथों से मेरे अल्फ़ा को छूने की भी। तो वहाँ पे विंग जब देखता है और वो सारी चीज़ें सुनता है तो ना वो जस्ट स्पीचलेस था कि उसकी मदर
को मारने वाला और कोई नहीं, लैन एना थी, लैन वांगजी की बहन, जो उसकी भाई की ओमेगा भी थी। तो ना वहाँ पे वो अपने भाई की तरफ देखता है, चैन की तरफ। तो ना वहाँ पे वो एक मुस्कुराहट देता है, और उसकी मुस्कुराहट जब लैन वांगजी देखता है तो ना वो एकदम ही हिल जाता है, क्योंकि एक ओमेगा ऐसी मुस्कुराहट दे रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला प्लानिंग चल रहा है उसके दिमाग में। तो ना वहाँ पे विंग उठता है और बोलता है अपने डैड को, डैड मम को लीजिए, चलिए यहाँ से। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट टोटली इग्नोर करता है। ऐसे तो विंग को चिल्लाना चाहिए, चीखना चाहिए, एना को मारने जाना चाहिए, को कुछ नहीं करता। तो ना वहाँ पे जब जियांग फैमिया मैडम यू को उठा रहे थे तो विंग एक बात बोलता है, सबक सीख लिया मम्मा। तो ना वहाँ पे मैडम यू अपना सर नीचे करके वो रोने लगती है और अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में लेके बोलती है, मेरा एक ही बेटा, मेरा एक लौता बेटा। ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करती है विंग के, और अपने पति की तरफ देख के बोलती है, मैं और कुछ भी नहीं जानती, मेरा एक ही बेटा है और मेरे पास एक ही औलाद है मेरी, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करके बोलती है, चलो घर चलते बेटा। ऐसा बोलते ही विंग और उसके मॉम डैड वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे यान ली चीख के बोलती है, मॉम। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया मैडम यू विंग पीछे नहीं मुड़ते और वहाँ से चले जाते हैं, और यानी एकदम घुटने में बैठ जाती है। तो वहाँ पे एना मतलब एना और शिजन आते हैं और बोलते हैं, तुम रो क्यों रही हो। तो ना वहाँ पे एना की तरफ देख के बोलते हैं और अपने भाई की तरफ देख के बोलते हैं, मैंने अपने हाथों से अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। ऐसा बोलते ही एना बोलती है, लेकिन भाभी आप। तो ना वो कुछ भी नहीं बोलती और अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है, तुम लोगों के बदला पूरा हो चुका है तो हमें छोड़ कब रहे हो। तो ना वहाँ पे एना और शिचन एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मतलब तुम क्या बोल रही हो। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं, यार मेरी बत्ती मारी गई थी, मेरी मत मारी गई थी यार, मैं कितना बड़ा टफ डम हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था यार, मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे। मेरी सारी ज़िंदगी मेरा भाई, मेरा छोटा भाई सबसे ज़्यादा समझदार निकल गया यार। ऐसा बोल के वो चिंगन की तरफ देखता है और बोलता है, आपने तो हम दोनों को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे छोटे भाई से फिर नहीं पाए आप। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। तो वहाँ पे यानली मुस्कुरा के ज़ोर ज़ोर से हंस के बोलती है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, वो पत्थर का बना हुआ है, पता है। उस पत्थर में जिन लोगों का नाम है ना, सबसे पहले उस पत्थर के दिल में सबसे पहले उसके डैड, उसके मॉम, मैं और अचिंग आते थे, और उस पत्थर से हम दोनों का नाम तो मिट चुका है, और कभी भी इस घर से किसी और का नाम उस दिल पे कभी नहीं छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ऐसा बोल के वो यानली अपने हस्बैंड शीचैन की तरफ देख के बोलती, कब तलाक दे रहे हो आप मुझे, कब छोड़ रहे हो, यूज़ करना हो गया होगा। तो वहाँ पे शीचैन बोलते, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। तो वहाँ पे जैंगशन बोलते हैं, शीजी आप क्या दिमाग ख़राब हो गया है। तो बोलता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, अभी सही जगह पे है, और जब सही जगह पे आया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा बोल के यानली अपना सर पीट रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या ही मेहनत, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, वो चाह कर भी ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर पा रही था कि ये सारी चीज़ें उन लोगों ने की है, उन लोगों के मदर फादर की तरफ। तो वहाँ पे यानली उठ रही थी ना, तो वो गिरने वाली थी, तो वहाँ पे शिचैन उसे पकड़ लेते हैं।
तो शिचेन को हटा के यानली को बोलती है, मैं खुद चल सकती हूँ मिस्टर लैन। ऐसा बोल के वो अंदर जा रही थी और बोल रही थी, मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, अपने मदर फादर के पास वापस नहीं जा सकती, यहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे बोल के वो शिचेन के कमरे में जाती है और वहाँ पे बेड पे बैठ जाती है। और वहाँ पे चिंग जुन बोलते हैं, आचिंग, तुम वांग जी और शिचेन के साथ मेरे एम्पायर को संभालोगे, ठीक है? जाओ सब लोग आराम करो। वो थोड़ी सी अपसेट है, चिंता मत करो, तुम दोनों के मॉम डैड बहुत जल्द मान जाएंगे। ये सारी चीज़ें बोल के चिंग जुन वहाँ से चले गए थे। और वो दूसरी तरफ से विंग अपने मदर की ड्रेसिंग करवा के हॉस्पिटल से घर आता है। घर आने के बाद सारी चीज़ों को करने के बाद वो बोलता है, डैड हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं लंदन। तो बोलते हैं लेकिन डैड, तो बोलते हैं प्लीज़ बेटा, मैं इस कंट्री में रहना नहीं चाहता, उन दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो बोलते हैं ओके डैड। ऐसा बोल के विंग सारी चीज़ों को समेट रहा था। अपने समेटने के बाद 1-1.5 हफ्ते में वहाँ पे यानली और जैंग चेन अपने मदर फादर के घर के करीब थे। वो अपने छोटे भाई को, अपनी मदर को, अपने फादर को देखना चाहते हैं। वो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करते हैं। वो जो भी हो, वो उन्होंने जो भी किया हो, उनके मदर फादर उन्हें माफ़ कर देंगे, उन्हें पता है। तो ना वहाँ पे यानली खड़ी हुई थी और रो रही थी और जियांग चेन अंदर जाने की करेज में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी सारी ज़िंदगी ऐसी लग रही थी कि ख़त्म हो रही है। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था, न सह पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो अपने प्यार को, अपने चीज़ों को, मतलब अपने भाई को और अपनी मदर को देखने के लिए बहुत क्रेविंग कर रहा था। तो ना वहाँ पे यानली और जैंग चेन बहुत ही मुश्किल से करेज जुटा के अपने घर जाते हैं। अब कॉलिंग बेल को प्रेस करने से पहले ही वो देखते हैं इतना बड़ा ताला वहाँ पे झूल रहा था। तो वहाँ पे उनके नेबर्स आते हैं और बोलते हैं, आप वो जैंग चेन और यानली, तुम दोनों यहाँ पे क्या करे? तुम दोनों उनके साथ नहीं गए थे क्या? तो बोलते मतलब, तो बोलते वो तो कंट्री छोड़ के चले गए। तो बोलते क्या, कहाँ पे? तो बोलते वो तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मदर जब जा रही थी वो रो के बोल रही थी, इस कंट्री से बहुत सारी यादें जुड़ी है, इस घर से बहुत यादें जुड़ी है। और रोते होते टैक्सी में बैठ के वो लोग चले गए थे। तो तुम लोगों को नहीं पता? ओ, तुम लोगों को कैसे पता होगा, तुम तो शादी करके हनीमून गए थे। कंग्रेचुलेशन, तुमने चाइना की सबसे बड़ी फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ लिया। तो ना वहाँ पे जैंग चेन बोलते आपको पता है वो लोग कहाँ पे होंगे? तो बोलते कोई आइडिया नहीं है, तुम्हारी मॉम डैड और तुम्हारा छोटा भाई किसी से उस दिन के बाद, तुम लोगों की शादी के दिन से ही किसी से बात नहीं करते, क्योंकि सब लोग उन्हें ताना मारते थे, उनको भला बुरा कहते थे, उनको बोलते थे कि उनके बच्चों के ऊपर उन लोगों ने तानाशाही की, ज़ोर ज़बरदस्ती की। तो यानली बोलती ये मतलब सच नहीं है, हमने हमारे मदर फादर को कुछ बताया ही नहीं था। तो बोलते हैं, तो तब बोलते ना, अगर अपने मदर फादर को बोलते तो तुम लोगों के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। तो ना वहाँ पे यानली बोलती आपको पता है कि वो लोग कहाँ पे है? तो वो आंटी बोलते नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ऐसा बोल के वो आंटी वहाँ से चली जाती है। उस आंटी के जाने के बाद मतलब वांग जी वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ, आप लोग अंदर? तो वहाँ पे यानली बोलती है वो लोग यहाँ से चले गए हैं। तो बोलता है क्या? नहीं वो लोग। तो बोलता है उन लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमने उन लोगों को छोड़ दिया तो उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। अगर एक बार छोड़ दिया तो हमें वो कभी अपनाएंगे नहीं। ऐसा बोल के यानली अपने मतलब गाड़ी के अंदर जा रही थी। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो अपने मदर फादर को कैसे देखेंगी। दूसरी तरफ से विंग अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था। विंग की एक आंटी थी, बहुत दूर की आंटी, जो विंग को बहुत प्यार करती थी। वो
मतलब यानली और आचिंग को इतना प्यार नहीं करती थी जितना वो विंग को करती थी। विंग के साथ ही वो ज़्यादा बातें करती थी और आचिंग और यानली उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि वो ना उन्हें लगता था उनके रिलेटिव उनसे भी गरीब है, तो उनके साथ वो ज़्यादा उठना बैठना, उनको एक हाई सोसाइटी मेंटेन करनी थी, उन्हें हाई सोसाइटी में जाना था। इसीलिए वो अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा मिलते नहीं थे। लेकिन बीइंग ऐसा नहीं था। बीइंग अपने मदर फादर के साथ मिल के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो हमेशा कांटेक्ट रखता था। और एक आंटी थी जो लंदन में शिफ्ट हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहती थी। जब मतलब जैंग फैमिया ने उनको ये सारी चीज़ें बताई और बीइंग को ऐसे बुली किया जा रहा था ऐसा बताया, तो वहाँ पे उन्होंने ही मतलब जैंग फैमिया को वो सजेस्ट किया कि वो लंदन आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने सारी तैयारियां की। सारी तैयारियां करके बीइंग, मैडम यू और जैंग फैमिया को लंदन में बुला लिया। तो जब बीइंग लंदन में जाता है तो वो आंटी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बीइंग उनकी मदर जैसा दिखता था। उसके चेहरे के नीचे मोल होता था, उसकी बनी जैसी तीत और हंसी देख के वो पागल हो जाती थी और हमेशा से बीइंग को बहुत प्यार करती थी। तो इसीलिए बीइंग और वहाँ पे जाके बीइंग को उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन मतलब स्कूल में एडमिट कर दिया और जैंग फैमिया को एक कॉलेज में उनको प्रोफेसरी करने के लिए मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मतलब ठीक करके रखा था। तो बीइंग वहाँ पे जाके वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसके वो बहुत प्यार मिल रहा था। मैडम यू, जैंग फैमिया और वे चांग से सरन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उन चारों की खुशी था। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग के स्कूल में क्या क्या होता था सारी बात आके वो अपने मदर्स और अपने फादर्स को बताता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो इकलौता बन गया था, तो उसे हर कोई पैम्पर करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी जियांग चेन और यान्नी के रहते हुए, नहीं तभी भी होती थी, लेकिन अभी पूरी की पूरी अटेंशन उसके मदर फादर की अभी विंग के ऊपर थी। तो विंग को बहुत अच्छा लगता था। तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही 2 साल बीत गए थे। जियांग चेन अपनी मदर अपने फादर को कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश करता था। ये ऐसा लग रहा था कि जियांग फैमिया, मैडम यू और विंग गायब हो गए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। वो किसी अपने रिलेटिव्स को कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई भी नंबर नहीं है। ना वो अपने रिलेटिव्स को जानते थे। बचपन से ही जियांग चेन और यानली अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा मतलब मेल जोल नहीं करते थे। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कहाँ पे रिलेटिव्स हैं, लेकिन बीइंग को सारी चीज़ें पता है। तो वहाँ पे ना जियांग चेन और यानली बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते अपने मदर फादर और अपने छोटे भाई को ढूंढने की। और दूसरी तरफ से यानली और शिचैन के रिश्ते में बहुत दूरी आ गई थी। यानली हमेशा से उन्हें एक ही बात कहती थी, कब डिवोर्स दे रहे हो, कब छोड़ रहे हो मुझे। जैंग फैमिया यानली हमेशा ऐसे बोलती थी। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया और बीइंग या मुझे मैडम यू बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैडम यू और जैंग फैमिया अपने 2 बच्चों के बारे में भूल ही गए थे। उनका इकलौता बच्चा है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात मानता है, वो उसकी हर बात मानते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे यानली और क्या बोलते हैं शिचैन के रिश्ते में बहुत दूरी आ गई थी। यहाँ तक कि जियांग चेन और एना की भी बहुत ही ज़्यादा दूरी आ गई थी। वो लोग मतलब अभी समझ रहे थे कि उन लोगों की गलती क्या थी। उन लोगों का साथ दिया बदला लेने में उनके फादर की इज्जत की उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। उनको मतलब जियांग चेन और यानी अगर बोलते कि वो किसी से प्यार करते हैं, तो उनके मदर फादर उनकी बात सुनते और उनसे ही शादी करवाते। लेकिन चिंगंग जुन ने पूरी की पूरी चीज़ें उनके फादर को मतलब क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए सारी चीज़ें की। जब जियांग चेन और याली को ये पता चला तो वो टूट गए थे, क्योंकि उनके छोटे भाई को सारी चीज़ें समझ आ गई।
लेकिन वो गधे थे जो वो समझ नहीं पाए। तो वहाँ पे चिंगेनचुन बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमें ग्रैंड चाइल्ड्स दो। जेंगचन बोलता है मैं आपकी बेटी को डिवोर्स पेपर देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे यानली भी बोलते हैं मैं आपकी बेटी को डिवोर्स पेपर्स देना चाहता हूँ, आप दो लोगों से अलग होना चाहता हूँ हम लोग। तो वहाँ पे मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आई नो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है क्योंकि यार मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कभी कभी, तो इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो सॉरी, नॉइस आई तो इग्नोर कर देना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। ये न्यू फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। आई लव यू और अपना ध्यान रखना गाइस। बाय बाय गाइस।